हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटी, और ग्रेविटी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट करने वाले हैं यानी न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। आज हम लोग देखेंगे कि दो पिंडों के बीच कैसा बल लगता है, कौन सा बल लगता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में कितने बार रिपीट किए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन का संग्रह में लेकर आया हूँ आप सबों के लिए, जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल में कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है टॉपिक। उस टॉपिक के अनुसार हम लोग ने आज चुना है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और कौन कौन सा टॉपिक बाकी रहता है उन सभी पर पहले चर्चा कर लेते हैं। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण में 3 टॉपिक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, उपग्रहों की गति, पलायन वेग। देखिए, मैंने हर एक टॉपिक को तोड़ा है। मैं एक बार में गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा सकता था, बट उससे जितने भी टॉपिक हैं उस सभी टॉपिकों को मैंने एक एक करके तोड़ दिया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुरुत्व इसको भी हम इसी के अंदर ले सकते थे, बट नहीं, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। एक दिन में एक कॉन्सेप्ट आपका सारा डाउट क्लियर करेगा। इसलिए हम लोगों ने, हमारे टीम ने ये सोचा और इस तरीके से क्वेश्चन सेट करने की विचार बनाई। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, वो कैसे काम करता है, और न्यूटन का इस पर क्या भूमिका है, इन सभी के बारे में। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो देखिए, इसे जानने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण में क्या अंतर है, और इस पर न्यूटन का क्या भूमिका रहा है, इस सब के बारे में मैं बता देना चाहूँगा। देखिए, कोई भी दो वस्तु M1 हो, M2 हो, कोई भी दो वस्तु हो, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये क्या करती है? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु जो होता है, एक बल किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है? आकर्षित बल लगाता है। और इन दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल यानी F, दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, वह इसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी ये M1 है, ये M2 है, तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इसके त्रिज्या यानी इसके बीच की दूरी को, इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R² होता है। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यानी समानुपाती का साइन हटता है, तो एक नियतांक लगता है, और वही नियतांक होता है गुरुत्व नियतांक। और इसी जी का मान बहुत बार पूछा जाता है। इसी जी का मान क्या, मतलब कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। तो मैं बता देना चाहूँगा, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट भी पूछा जाता है, इसका मात्रक भी पूछा जाता है, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ये इसका नियतांक। यानी ये चीज़ अगर आप देख लिए तो आगे का क्वेश्चन 75 to 90% क्वेश्चन जो है आपका इसी बेसिस पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि कैसे दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है अपनी ओर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान क्या होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, ये सभी हम लोग ने समझ लिया। अब फोर्स का मान आप जानते हैं न्यूटन होता है, इसको आप बताने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस का मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, और गुरुत्व ये तो नियतांक है, ये कांस्टेंट रहता है, इस पर कोई मात्रक नहीं होती। ठीक है, इसकी मात्रक नियतांक मात्रक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये नियतांक है, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है। समझ रहे हैं ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है, वही क्वेश्चन जो अभी मैं बताया। इसका क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक सही है। अब देखिए, केपलर ने भी इस पे अपना नियम दिया है, और बोल रहा है कि यह कौन सा ऐसा ये मतलब कि बॉडी कहा जाए तो एक प्लैनेटरी मतलब प्लेनेट का, ठीक है,
ग्रहों का, उसमें कौन सा ऐसा बॉडी है जो केपलर के नियमों में से सही है। यानी यहाँ से हमको चुनना है कि ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक सूर्य के साथ और एक अंडाकार, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो सभी ग्रह क्या है कक्षा में दीर्घवृत्ताकार होती है, तथा सूर्य जो होता है इसके नाभिक में होता है। सूर्य क्या होता है, सूर्य इस कक्षा के नाभिक में होता है, यानी ये मेरा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, ये भी गलत है कि ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाला जो रेखा होता है वो समय समय अंतराल में जरूर होता है, लेकिन समान क्षेत्रफल तय करती है। वो क्या करती है, समान क्षेत्रफल को तय करती है, ठीक है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि एक यही कक्ष अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के आनुपातिक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि ग्रह द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा होती है आवर्तकाल का जो वर्ग होता है वो अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के समानुपाती होता है, ठीक है, अर्ध दीर्घ, यानी ये गलत है। तो कक्ष अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये सही है, ये ऑप्शन सही है कि प्लेनेटरी बॉडी जो केपलर के नियम के अनुसार जो दिया गया है वो कक्ष अवधि जो है यानी उसके बीच में जो वो घूमता है उसे कितना समय लगेगा यह कौन निर्धारण करता है, उसका द्रव्यमान निर्धारण करता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा देर रुक जा रहा हूँ, अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। अब देखिए हमने अभी बताया था कि ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है ये दोनों यानी कोई भी वस्तु यानी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बोल रहा है जो होता है, तो क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। बोल रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, ये हमने अभी बताया, फॉर्मूला से पूछ रहा है m1 × m2/r का स्क्वायर, ये सही हो गया सर। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, ये भी सही है सर। अब देखिए इस पे कंफ्यूजन होने वाला बात है, यानी ये दोनों सही है। उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नहीं होगा सर, योग नहीं होगा, क्या होगा, गुणन होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, उसके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, समानुपाती होता है। तो ए और बी दोनों सही है। और ये RRB ग्रुप डी 5/10/2018 के द्वारा पूछा गया था, 5/10/2018 के द्वारा पूछा गया था और इन दोनों पर मार्क्स मिला था, ए में भी और बी में भी। जिसने ए लगाया है उसको भी आंसर मार्क्स मिला है, जो बी लगाया है उसको भी मार्क्स मिला है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लगा रखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों का द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। अब जो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक जो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है वही इसका मतलब कि फॉर्मूला के ही आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये तो समझाया गया है भाई। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये नहीं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है ये समझाया नहीं गया है। कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि संसार के किन्हीं दो वस्तु अथवा पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बल। अतः स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया जा सकता है। समझ रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 बार पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, इस पे क्या कीजिए, स्टार लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको स्टार लगा लेना है कि ये 3 बार पूछा गया है 2018 में ही, एक ही एग्जाम में, और समय अंतराल भी देख लीजिए, हर एक महीना में पूछा गया है। यानी जितना एग्जाम हुआ है उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया है कौन सा आंसर होगा कि 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसे चाहे तो बाय ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी, यानी मात्रक से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा कौन सा आंसर सही होगा। आप याद कर लीजिएगा कि जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6734 इंटू 10 का पावर -11, और जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। अब बोल रहा है ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं वो यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उस पर कौन निर्भर नहीं कर रहा है, इस बात को पूछा जा रहा है। उनके बीच की दूरी निर्भर करती है सर, द्रव्यमान का गुणनफल करती है सर, क्योंकि फॉर्मूला ही है = gm1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर। तो बीच की दूरी भी निर्भर कर गई, उसका गुणनफल भी निर्भर कर गया, द्रव्यमान का गुरुत्व स्थिरांक यानी नियतांक जो कैपिटल जी है उसका भी द्रव्यमान का योग निर्भर नहीं करता सर, द्रव्यमान का गुणनफल निर्भर करता है। देखिए इसी तरह से फंसाएगा, द्रव्यमान का योग निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान का गुणनफल निर्भर करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। अब क्या कह रहा है कि यदि 2 वस्तुओं के बीच, यानी यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, अब वस्तु जो जितना उसका द्रव्यमान है उसको 3 गुना कर दिया, तो बोल रहा है तो वस्तुओं के बीच कौन बल होगा, वस्तुओं के बीच क्या होगा, बल होगा। तो 3 गुना करेगा ना तो 9 गुना होगा। कैसे होगा सर, देखिए हम लोग जानते हैं F बराबर gm1 इंटू m2 बाय r का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए मतलब 3m1 इंटू 3m2 बाय r का स्क्वायर। तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू gm1 m2 बाय r स्क्वायर। तो देखिए 9 गुना हुआ ना, इसका 9 गुना हुआ, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा कि बल का 9 गुना हो जाएगा। बल का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए फार्मूला बेस्ड ही है, फार्मूला बेस्ड जितना भी आप देख रहे हैं सब फार्मूला बेस्ड है। और जितना भी मैंने इसके बारे में दे रखा है उस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कीजिए XMART Academy, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा XMART Academy, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है। अब बोला पृथ्वी जो है वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका कारण क्या है। एक बच्चा 7 क्लास का बच्चा भी इस बात को जानता है कि सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग पृथ्वी की ओर गिरे चले आते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। पर किसी भी 2 पिंड वस्तुओं या कणों के बीच उपस्थित आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है, जो मैंने फॉर्मूला बताया, जहाँ G जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको क्या कहा जाएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा। और आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट के लिंक से आप हमारे सारे वीडियो पीछे का देख लीजिए। 12 का 12 वीडियो अपलोडेड है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे प्रश्न हैं उन सभी का एनालिसिस हम लोगों ने कर रखा है और कर ही रहे हैं,
ठीक है, तो उसे देखना ना भूले। तो देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। संवेग होगा नहीं होगा, तनाव होगा नहीं होगा, आवेग होगा नहीं होगा। देखिए एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भार होगा सर। भार क्यों भार होगा सर, क्योंकि भार जो होता है वो क्या होता है, m×g होता है, यानी गुरुत्व त्वरण। क्या होता है, गुरुत्व त्वरण। तो यही क्या है कि किसी वस्तु कोई द्रव्यमान है, जितना वो बल से नीचे की ओर खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना लग रहा है उसका भार क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, भार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि वस्तु के अंतरिक्ष आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। देखिए सर ये तो सही है, यही पहला ऑप्शन ही सही है। कैसे देखते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है, W बराबर होता है mgh। W बराबर क्या होता है, mgh माइनस हो जाएगा आपका mgh। देखिए क्या है कि F आप अगर कुछ भी लीजिएगा, एक इसका रिफ्रैक्शन और एक इसका, दोनों वस्तुओं के बीच, तो एक वस्तु की ऊंचाई और दूसरे वस्तु की ऊंचाई, मास, तो ठीक है। अब इसी को हम लोग कहते हैं कि अतः गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। कि ऊंचाई क्या है, जैसे यहाँ से हम mg अगर कॉमन ले लेंगे तो h1 माइनस h2 बचेगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है, ये तो कांस्टेंट हो गया mg। निर्भर किस पर कर रहा है, उसके ऊंचाइयों पर, उसके ऊंचाइयों के अंतर पर। इसीलिए ऑप्शन का जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g की खोज किसने की थी। सार्वत्रिक नियतांक g की खोज किसने की थी। तो देखिए किसने की थी, हेनरी केवेडिश। किसने की थी, हेनरी केवेडिश। और ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा जा चुका है। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि जी से ही, यानी कैपिटल जी से ही रिलेटेड फॉर्मूला, इसका वैल्यू, इसका मात्रक और इसकी खोज, ये इसी से क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। 2018 में ही रिपीट हुआ है, 9/8/2018, 22/10/2018, 30/10/2018। यानी ग्रुप डी के एक ही ईयर्स के क्वेश्चन में दो ही मंथ के दरमियान ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है। तो समझ रहे हैं ना कि कितना ये जी जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, इसका वैल्यू भी मैंने बता दिया और इसका मात्रक भी मैंने बता दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतने चीज़ से आपके बहुत सारे, मैंने बोला ना 75 to 90% क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 3 चीज़ से। इसीलिए मैंने पहले ही उसको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है। अब गुरुत्वाकर्षण पर सार्वभौमिक नियम पर किस पर लागू होता है, तो ये देखा जाए तो किस पर लागू होता है भाई, देखते हैं। सूर्य और ग्रह पर नहीं, पृथ्वी और सूर्य पर नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा पर नहीं, वस्तु के किसी युग्म पर। यस सर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था। आइजैक न्यूटन ने ऐसा कहीं नहीं कहा, ब्रह्मांड की बात मतलब ग्रहों की बात कही ही नहीं। उसने साफ सुथरा शब्दों में ये कहा था कि पृथ्वी की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। यहाँ पर कोई भी ग्रह का और ये का बात नहीं किया गया, यानी मतलब कंफर्म नहीं कहा गया है कि ग्रह या सूर्य, ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया। ये सिर्फ कहा गया है तो 2 वस्तुओं के बीच में कहा गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि F इज इक्वल टू GM, एक कैपिटल M एक स्मॉल m बाय डी स्क्वायर, यानी वही डिस्टेंस का स्क्वायर। सूत्र में G को क्या कहते हैं। अब देखिए ये सूत्र वही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सूत्र वही है G। हम लोग M1 M2 लिखते थे, यहाँ पर एक कैपिटल M एक स्मॉल m लिख दिया। R का स्क्वायर लिखते थे तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया, D का स्क्वायर लिख दिया। तो वो भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी मास, वो भी मास, तो सेम चीज़ है। और देखिए 2 बार पूछा जा चुका है, ग्रुप डी के ही क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है कि यह G क्या है। देखिए G आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रख रहा है। ये
ये जी क्या है इस बारे में पूछ रहा है। तो जी क्या हम जानते हैं सर कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्व त्वरण तो है नहीं, गुरुत्व बल तो है नहीं, अधिक ऊंचाई तो है नहीं, ये एक स्थिरांक है, नियतांक है, कांस्टेंट है। इसीलिए ये देखिए फॉर्मूला आपको बहुत समझने की जरूरत है। ये 2 बार पूछा जा चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और एक बार पूछा जा सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में। समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम ये जो हमारा है, यदि 2 कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है। अब बोल रहा है कि 2 वस्तु है, अब 2 वस्तुओं के बीच की दूरी क्या कर दी? बढ़ा दी। अब बोल रहा है जब इन दोनों वस्तुओं को बढ़ा दिया जाए तो इस पर बल का प्रभाव क्या होगा? तो जितना बढ़ेगा उतना कम होगा। कैसे सर आप ये बात कैसे कह रहे हैं? तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि Gm1 इंटू M2 बाय डी का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर रख लीजिए। अब इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसका वैल्यू उतना कम होगा। समझ रहे हैं ना? इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसका वैल्यू उतना कम होगा। तो ये दूरी जब बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए 2 कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जो घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती घटेगा तो मान बढ़ेगा और व्युत्क्रमानुपाती बढ़ेगा तो मान घटेगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किन्हीं 2 स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। अब 2 स्थूल है यानी 2 वस्तु है ना। क्या कह रहा है कि 2 वस्तु है, उस पर लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल है, उसको क्या कहा जाता है। 2 वस्तुओं पर जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? बोले इससे इजी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है? देखिए और ये 2 बार पूछा जा चुका है। जितना इजी क्वेश्चन उतना ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, जितना इजी क्वेश्चन उतना ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। इस बात को आप देख रहे हैं बार बार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घर्षण बल होगा? नहीं होगा सर। अभिकेंद्र बल होगा? नहीं होगा। यांत्रिक बल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल है। एक दूसरे को आपने और आकर्षित करना ये कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और यही क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा। ये कितना इजी क्वेश्चन है और इसको 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। बोला कौन सा बल जो है वो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रख सकता है। तो कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। समझ रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है ना, नियतांक, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? नियतांक या निरंतर, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। नियतांक या निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है? तो क्या होता है? कैपिटल जी होता है सर। तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निरंतर और नियतांक में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जी का कितना बड़ा खेला है इस टॉपिक में सो आप देख रहे हैं, इसलिए जी को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है वो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ग्रहों के वायुमंडल में उसने अलग होने से रोकना, ये तो है सर। ये ब्लैक होल के घूर्णन की सहायता, यही तो नहीं है सर। ये कैसे हो गया? ये तो घूर्णन से है, ये तो होगा ही नहीं। इसमें तारों को आपस में जोड़ रखना, चांद के उसके कक्ष में उपस्थित। देखिए ग्रहों और सूर्य का बात यहाँ पर उस पे नहीं हुआ था, लेकिन हर एक वस्तु, ब्रह्मांड का हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर सूर्य को नाभिक मान के, इस बात को याद रखिएगा, सूर्य को नाभिक मान के इसी वजह पे आप क्वेश्चन मिस्टेक करेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में दिया हुआ है कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना एवं ग्रहों के वायुमंडल में उनके अलग अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद तथा उसकी कक्षा में उपस्थिति होना इत्यादि क्या है, सभी जो है वो आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है। ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है। ये ब्लैक होल के घूर्णन के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है। और देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल के साथ। इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है, आज तक ये 2 ही न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, वो भी सेम कंडीशन के, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को चुना है।
तो इस तरह का अगर आप कर लेते हैं कोई भी एक न्यूमेरिकल से, जैसे मैंने गति का नियम में पढ़ाया था, वहाँ से 3 इक्वेशन से आप तीनों इक्वेशन कर लीजिए, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इससे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो देखिए गति के प्रथम समीकरण यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, गति का प्रथम समीकरण लगेगा, क्या होता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। एक जगह पर g भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही त्वरण है। फाइनल वेलोसिटी 0, अंतिम स्थान तक पहुँचना है, तो जहाँ पर वो अंतिम स्थान पहुँचता है वहाँ पे वो पल भर के लिए रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है, तभी वो फिर नीचे गिरता है। u का वैल्यू 25, तो 25 होगा u का वैल्यू, और g का वैल्यू क्या हो जाएगा, g का वैल्यू, अभी g का वैल्यू आप रहने दे या फिर ले सकते हैं 10 इंटू टी, समझ गए। अब 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 सेकेंड, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। समझ रहे हैं कितना इजीएस्ट क्वेश्चन आता है। तो ये आज का हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आप लोगों के बीच में एक शॉर्ट स्टोरी मैं बता देना चाहूँगा जो टूट चुके हैं, जो अभी इस लॉकडाउन में पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस नहीं है, जिनको सीरियस अभी होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, भोलेनाथ की और पार्वती की कहानी है और एक किसान की कहानी है। कुछ दिनों तक मतलब कि इंद्रदेव की पूजा किसी किसान ने कोई भी गलती की वजह से इंद्रदेव नाराज हो गए थे, तो इंद्रदेव ने श्राप दिया था एक गांव को कि इस गांव में 10 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। बहुत सारे किसानों ने बहुत सारी मिन्नतें की, बहुत सारी कोशिशें की, तो इंद्रदेव ने कह दिया कि मैंने कह दिया तो कह दिया, एक ही शर्त पर बारिश होगी, जब मेरे महादेव की डमरू बजेगी, जब मेरे महादेव की डमरू बजेगी तभी बारिश होगी। सभी महादेव के पास गए और महादेव ने कहा, महादेव से बात की और महादेव को ये सारी घटनाएं सुनाई, तो महादेव ने भी कहा कि मैं बाध्य हूँ, मैं 10 वर्ष से पहले डमरू को नहीं बजा सकता। सभी निराश होकर घर वापस लौट गए। एक किसान सुबह उठ के अपने जिस निरंतर कार्य को कर रहा था, हल से खेत को जोता, उस खलिहान को मतलब कि क्लियर किया, यानी जितने भी खेती लगाने की उपयोगी क्रियाकलाप है उन सभी को किया, बीज बोया, तो अगल बगल वाले लोग उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे क्या मूर्खों जैसी आप क्रियाकलाप कर रहे हो, 10 वर्षों से बारिश नहीं होने वाली, 10 वर्षों तक आपकी इतनी मेहनत तो बेकार चली जाएगी, और आपके पास इतना बीज भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आप बो के भी और खा के भी रह सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने एक सहज जवाब दिया कि मैं इसे खेती करने के पर्पज़ से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे एक प्रैक्टिस पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो पूछा क्यों भाई, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? तो बोला कि कहीं मैं खेती करना भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैं प्रत्येक साल इस कार्य को दोहराऊँगा। तो ये सारी घटनाएं पार्वती जी देख रही थी। पार्वती जी ने शंकर से यानी भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये व्यक्ति जब भूल सकता है तो आप भी जरा अनुमान लगाइए, आपने भी बहुत दिनों से डमरू को नहीं बजाया है, कहीं आप डमरू बजाना भूल तो नहीं गए? तो महादेव कहता है सही बोले आपने, थोड़ा मैं ट्राई कर लूँ। और वो ट्राई करने के लिए जैसे बजाता है गड़गड़ाहट की आवाज़ से वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस किसान की जो मतलब कि प्रैक्टिस करने की जो ये थी लगन थी वो रही, और इसी प्रैक्टिस की वजह से वहाँ पर बारिश भी हुई। और भोलेनाथ ने हर एक बार उन किसानों से यही कहा कि आप हमेशा निरंतर कार्य करते रहें, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, कार्य करें, फल की चिंता ना करें। तो यही मैं इस लॉकडाउन में कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में अभी सब कुछ बंद है, तो ऐसा नहीं कि आप भी सब कुछ बंद करके और बैठ जाएं, आप घर में रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की क्लासेस शुरू की, जिससे मेरे पास जो पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को तो लाभ हो ही, और जो हमसे दूर हैं उन बच्चों को भी यह लाभ पहुँचे। तो आप घर पे मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत विफल नहीं जाता, मेहनत बेकार नहीं जाता, मेहनत हर एक तरीके में रंग लाता है, कहीं ना कहीं यह मेहनत आपको काम लाएगा ही।
तो इस बात को समझिए और अपने निरंतर पढ़ाई को जारी रखिए, इस पर रोक मत लगाइए। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी आपको मोटिवेशनल के लिए मैंने रखा था। तो कल हम लोग ये अगला 2 टॉपिक करने वाले हैं, जिससे मेरा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल मैंने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देने का सोचा है। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है कि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहता है। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट एक्स स्मार्ट अकेडमी टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले एक्स स्मार्ट अकेडमी को, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स डाल दिए जाते हैं, जिससे आपको बहुत सारा मदद मिलता है। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले, इस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से इसका पढ़ाई कर सकते हैं। और लाइक करना ना भूले। मैंने पूरे क्लास में लाइक करने के लिए नहीं कहता, मैं लास्ट में इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप पूरे वीडियो देखने के बाद इस चीज़ को सोचें कि मैं लाइक करूँ या ना करूँ, ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो लाइक के माध्यम से हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसलिए लाइक करना ना भूले, प्रोत्साहन मिलती है। बस इस बात को समझ के लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो आपसे जुड़े जितने भी विद्यार्थी जो इस लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, उनको भी इसका लाभ मिले, ऐसा आप काम कीजिए। आपके एक शेयर से कितनों की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ठीक है, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।